तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार फिर हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ लेके। कल आपने सुनी पूरी कहानी आरिफ कालिया की, और आरिफ कालिया में मैंने जिक्र किया था उस शख्स का जिसकी कहानी सुनने के लिए पिछले बहुत हफ्तों से, दिनों से नहीं, आप सब लोग फरमाइश कर रहे थे। वो कहानी जो आप सुननी चाहते हो वो उस शख्स की है जो एक ऐसे नाम के साथ छाया मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कि उसके पहले के जो लोग थे वो काफ़ी दूर उससे गिने जाने लगे। और उस यंगस्टर का, नौजवान का नाम था फ़िरोज़ कोंकणी। फ़िरोज़ कोंकणी दो कारणों से उसका नाम पड़ा। पहला तो जिस इलाके में वो रहता था वहाँ पे कुछ 10-12 फ़िरोज़ नाम के लड़के रहते थे। वो इलाका था एंटॉप हिल में शेख मिस्त्री दरगाह का इलाका। बहुत लोग उसको वडाला का कह देते हैं, लेकिन वो जो डिस्ट्रिक्ट पुराने ज़माने में लगता था वो उस रोड का नाम वडाला लगा देते थे, लेकिन एक्चुअली वो एरिया आजकल पड़ता है एंटॉप हिल एरिया में। वो एक जंक्शन है छोटा सा, जहाँ से एक रोड साइन कोलीवाड़ा की तरफ जाती है। वहीं पे सेक्टर 7 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर्स की बहुत बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी एक ज़माने में, उसके पास उसका गेट है, एंट्रेंस है मेन। वहीं पे एक फायर स्टेशन है और उसके साथ लग के दोस्ती अपार्टमेंट्स का कम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा, दोस्ती बिल्डर्स का। और जो तीसरी चौथी रोड जो दादर की तरफ, वडाला की तरफ जाती है, उस पूरी सड़क का नाम है शेख मिस्त्री रोड। और शेख मिस्त्री उसको इसलिए कहते हैं कि उसके साथ जुड़ी हुई उसी सड़क पे एक शेख मिस्त्री दरगाह है, एक पीर बाबा की दरगाह है, बहुत मशहूर दरगाह है। हर साल वहाँ पे एक बहुत बड़ा शेख मिस्त्री का मेला लगता है। वहाँ से पूरी बम्बई से ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र से, बल्कि राजस्थान से भी जो उस पीर बाबा को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ उस एक हफ्ते 10 दिन के मेले में आते हैं। वो सड़क को बंद कर दिया जाता है, लोगों को पूरा घूम के जाना पड़ता है। इतने लोग, इतने श्रद्धालु उस मेले में उस दरगाह पे आते हैं। तो मैंने पहली बार वो जो फ़िरोज़ कोंकणी का घर जिस जगह पे है वो उसी दरगाह के नीचे सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है थोड़ा, वहाँ पे इसका घर था। उस मुझे जाने का मौका तब मिला जब फ़िरोज़ कोंकणी का सबसे बड़े कांड में, सबसे बड़े किस्से में उसकी इन्वॉल्वमेंट का नाम आया। और वो कांड था बीजेपी के एमएलसी रामदास नायक के मर्डर का काम, जो अगस्त जो 94 में हुआ, 25 अगस्त 94 को। उसके पहले फ़िरोज़ कोंकणी ने कई काम किए, लेकिन इतना नाम नहीं था उसका। बहुत कम लोग जो हमारे क्राइम रिपोर्टर थे या पुलिस वाले थे, क्राइम ब्रांच वाले थे, उनको तो इसका नाम थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन आम लोगों तक फ़िरोज़ कोंकणी का नाम, बीजेपी के उस बहुत बड़े लीडर जो उस समय पे मुंबई जो यूनिट थी बीजेपी की, उसके प्रेसिडेंट भी थे, और बहुत बड़े लेवल पे एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा था। उस समय के चीफ मिनिस्टर जो थे उसके पहले के AR अंतुले, वो सीमेंट स्कैंडल आपने सुना होगा, जो ट्रस्ट बना के सीमेंट को ब्लैक में बेचा गया, लाखों करोड़ों उसमें कमाए गए। और उसके अलावा जो अंतुले के टाइम पे सरकारी अदारों में करप्शन होती थी, उसको एक्सपोज करने का काम रामदास नायक कर रहे थे। और उसके पहले काफ़ी सालों से, और वो जो इंक्वायरी चल रही थी, कोर्ट में केस भी चल रहा था, उसकी पूरी पैरवी रामदास नायक जो 7-8 साल से वो लड़ाई लड़ रहे थे अंतुले के ख़िलाफ़, उसको अंजाम पे आने वाली थी, उसके फैसला कोर्ट का आने वाला था। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी काफ़ी कंप्लेंट चल रही थी। तो ये एक लंबी लड़ाई थी करप्शन के ख़िलाफ़ रामदास नायक की, जो वेल एस्टेब्लिश्ड लीडर थे बीजेपी के। उसके पहले कुछ अटैक पॉलिटिकल लीडर्स पे हुए थे, जिनमें शिवसेना के लोग भी थे, कम्युनिस्टों के लोग भी थे,
और इस किस्म के और पार्टीज़ के लोगों को मारा गया था। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो था मरने वालों का, वो रामदास नायक का था। खैर, फिरोज़ कोंकणी का जब उस केस में नाम आया तो मैं उस समय अपना अखबार बॉम्बे ही चला रहा था, तो मैं उसको कवर करने के लिए गया तो मुझे फिरोज़ कोंकणी का घर देखने को मिला, जहाँ पे उसका बाप, माँ बाप, 3 भाई, उसके एक बहन, वो सब वहीं पे रहते थे। छोटा सा झोपड़ा नुमा घर था, पक्का था लेकिन छोटी सी जगह थी झोपड़पट्टी में। और उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो काफ़ी देर तक इसके जो फैमिली के मेंबर्स थे, इसके अड़ोसी पड़ोसी थे, उनको रोज़ एंटोपल पुलिस स्टेशन में बुला के उनकी इंक्वायरी चलती थी। पूछा जाता था कि आपका बेटा कहाँ है, आपका पड़ोसी कहाँ है। काफ़ी सारे यंगस्टर जो फिरोज़ कोंकणी की उम्र के थे, उनको भी बुला के उनकी क्वेश्चनिंग होती थी। तो मैंने उस फैमिली को काफ़ी करीब से पुलिस स्टेशन में देखा, क्योंकि मेरा जो घर था उस समय पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने था, एंटोपल पुलिस स्टेशन पे। और आना जाना मेरा अक्सर रहता था न्यूज़ के चक्कर में या ऑफिसर्स को मिलने के चक्कर में। खैर, तो उस इलाके से एक छोटी सी झोपड़पट्टी से इस आदमी ने जन्म लिया, और वहीं पे उसके साथ लग के एक म्यूनसिपल स्कूल भी है छोटा सा। तो उस स्कूल में इसने पहली पढ़ाई शुरू की, और उसके नज़दीक वाले हाई स्कूल जो था उसमें जाके वो 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा। और 1988 में उसने वो 9th स्टैंडर्ड में फेल हुआ और पढ़ाई छोड़ दी, 10वीं पास नहीं की। और पढ़ाई छोड़ के वो छोटे मोटे काम करने लगा। जो मैंने आपको बताया था कि मेला लगता था, उस मेले में छोटी मोटी स्टॉल भी लगा देता था। और उन्हीं दिनों में इसकी मुलाकात होती है कुछ ऐसे यंगस्टर से जो इसकी उम्र के थे या थोड़े से बड़े थे। इसकी उम्र तभी 16-17 साल की होगी। वो लोग डोगरी से मेला देखने आए हुए थे। तो वहाँ पे कहीं कुछ खाते पीते उस मेले में इसकी मुलाकात उन यंगस्टर से होती है। उन्होंने इसको बुलाया कि आप कभी डोगरी आओ तो हमें मिलो। जैसे बच्चों को, बच्चा ही होता है 16 साल की उम्र में, कोई इतनी बड़ी ज़्यादा अकल तो होती नहीं। तो उनको मिलने गिलने ये डोगरी जाने लगा। वो जो लोग थे डोगरी वाले, वो थोड़े पैसे वाले थे, और डोगरी उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड का गढ़ गिना जाता था। करीम लाला का अड्डा, दूसरे दाऊद के लोगों का अड्डा, और स्मगलिंग के बहुत सारे लोगों के वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर। तो डोगरी वॉज नर्व सेंटर ऑफ क्राइम इन दोज डेज। तो वहाँ पे उन लोगों से इसकी मुलाकात होती है। और एक दिन वहाँ बैठे हुए बच्चों के साथ, वो लड़कों के साथ, एक दारू पिए हुए आदमी से फिरोज़ कोंकणी का झगड़ा हो जाता है। वो आदमी खुद बूटलेगर भी था, दारू निकालता भी था। शायद उसके अड्डे पे दारू और पीने गए, वहाँ पे झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद कोंकणी ने उस आदमी को चाकू मार के उस बूटलेगर का, दारू बनाने वाले का, दारू बेचने वाले का मर्डर कर दिया 17-18 साल की उम्र में। तो उसके साथ ही इसको, क्योंकि 18 साल का नहीं हुआ था, अभी बालिग नहीं था, तो इसको जब पकड़ा गया तो वो जो बाल सुधार केंद्र होता है डोगरी का, जो रिमांड होम है, वहीं पे इसको रखा गया कुछ देर। फिर उसको कम उम्र का समझ के उसकी ज़मानत जल्दी हो गई 1.5-2 साल के बाद। तो जब 20 से 21 साल का हुआ, बाहर निकला, तो ये जो कत्ल करने के बाद भागा था, तो इसकी जिस आदमी ने खबर किया था कि फिरोज़ कोंकणी नाम का वो लड़का जिसने चाकू मारा था वो कहाँ छिपा हुआ है, तो उस खबरी का नाम था सनी मनन। तो इसने जेल से, वो रिमांड होम से, बच्चों वाली जेल से छूट के आने के बाद उस खबरी का मर्डर किया, सनी मनन का, जिसने इसकी खबर दी थी और इसको अरेस्ट करवाया था। अब 20 साल 21 साल की उम्र तक आदमी ने 2 मर्डर कर दिए, और उसके बाद एक और मर्डर इसने किया। ये इसका वो जो 3 मर्डर डोगरी के इलाके में इसने किए, उससे ये अंडरवर्ल्ड के बड़े सरगनाओं की निगाह में आ गया। और आपको मालूम है कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि अंडरवर्ल्ड के जो बड़े गैंगस्टर होते थे, वो ऐसे यंगस्टर की तलाश में रहते थे जिनको ग्रूम करके, जिनको पाल पोस के बड़ा करके उसके बाद में आने वाले समय में उनसे बड़े बड़े काम लिए जा सकें। उनमें मुन्ना झगड़ा का नाम भी शामिल है।
ऐसे बहुत सारे यंगस्टर जो अनपछाते चेहरे जो होते थे, अननोन चेहरे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जब आप कोई एक बड़ा शूटर जो है या कंट्रैक्ट किलर है, वो जब 8-10 बड़े काम कर देता है तो वो पुलिस की और लोगों की नज़रों में आ जाता है। वो उसकी ज़िंदगी कभी भी खतरे में रहती है, पकड़ा जाएगा, सामान पकड़ा जाएगा साथ में। तो इनकी कोशिश ये रहती है कि जो लोग बड़े हो जाते हैं उनसे सिलेक्टिव काम करवाया जाए और जो यंगस्टर्स हैं उनसे छोटे मोटे काम आगे करवाए जाएं। और अचानक उनको एक बड़ा काम दे दिया जाता था जिससे उनको बच्चों को लगता था कि यहाँ ये काम हम करेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। अब देखिए उसी किस्म का अंजाम जो था वो इस फिरोज़ कोंकणी से हुआ। मैंने बताया कि कोंकणी नाम पढ़ने से तो उसके 3-4 कारण थे। एक तो उस इलाके में जो 7-8 फिरोज़ रहते थे तो पहचानोगे कैसे? तो कोई फिरोज़ लंबू कहा गया, कोई फिरोज़ कालिया कहा गया, कोई फिरोज़ उसका और जो सरनेम था वो। तो उसी तरह इसका ये कोंकण इलाके का था, जैसे सुनील सावंत कोंकण का था, दाऊद इब्राहिम भी कोंकण का है, एक ही भाषा बोलते थे सब। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक अपनापन बन जाता था सेम लैंग्वेज, सेम भाषा बोलने की वजह से। तो दूसरा इसका ये कारण भी था कि इसका असली जो सरनेम था वो बड़गुजर था। बड़गुजर बहुत पॉपुलर सरनेम है कोंकण में, वो हिंदू लोगों में भी होता है और मुस्लिम लोगों में भी होता है। तो बड़गुजर से ये आदमी फिरोज़ कोंकणी मशहूर हो गया। वो 3 मर्डर करने के बाद इसकी पहचान कोंकण का होने से कोंकणी से हो गई। खैर, तो उसके बाद वो 3 मर्डर करने के बाद इसको ग्रूम किया गया छोटा शकील ने और दूसरे लोगों ने इसको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी, प्रिपेयर किया गया उसको, और इसको एक वर्सोवा एरिया में घर लेके दिया गया। एक उस ज़माने में सेकंड हैंड फिएट गाड़ी खरीद के इसको दी गई। तो ये आदमी तो शेर हो गया, एक बच्चे को झोपड़पट्टी से निकल के और उसको एक वर्सोवा जैसे पॉश इलाके में रहने को छोटा सा घर मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए और हर महीने का खर्चा मिले। और जब उसको उस ज़माने में जो ये काम किए इसने, मैं वो लिस्ट नहीं पूरी बताऊंगा क्योंकि जिन लोगों का मैंने आने वाले दिनों में ज़िक्र करना है तो उनकी स्टोरी जो है वो मार खाएगी। वैसे भी वो फिरोज़ कोंकणी के कारनामे नेट पे, किताबों में, मैगज़ीनों में बहुत छप चुके हैं, वो रेपुटेशन भी लगती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उस आदमी की पर्सनैलिटी, शख्सियत पे ज़्यादा बात की जाए। कारनामे तो हर किस्से में चलते चलते साथ में आते जाएंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये इसको मकान, गाड़ी, ऐशो आराम इसलिए दिया गया कि उसको प्रिपेयर किया जा रहा था एक बड़ा काम करवाने के लिए, और वो बड़ा काम था रामदास नायक का मर्डर। 25 अगस्त को रामदास नायक का जो घर था वो बेलरा में था। और देखिए बड़ी हैरानी की बात है, जिस जगह पे घर था वो घर बेलरा पुलिस स्टेशन से हार्डली 100-125 गज दूर होगा। और उसके पास और आगे थोड़ा साथ में डीसीपी का ऑफिस हुआ करता था बेलरा एरिया के, और उसके साथ क्राइम ब्रांच की जो वेस्टर्न सबर्ब की यूनिट थी उसका ऑफिस था। उसके साथ बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, उसके साथ बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, एक म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है, साथ में बहुत बड़ी चर्च है, और पूरा मार्केट एरिया, एल्को मार्केट बड़ी मशहूर मार्केट थी उस ज़माने में, एल्को मार्केट साथ में है। मतलब हज़ारों लोग वहाँ पे, सैकड़ों लोग एट एनी गिवन टाइम उस रास्ते से निकलते हैं। वही रास्ता थोड़ा आगे जाते हैं तो वो अमेरिकन बेकरी आ जाती है, जहाँ पे सलमान खान ने 100 लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी थी और कुछ लोगों को मार दिया था। और उसी सड़क के एंड पे सलमान खान का अपना घर भी है, और से बहुत सारे एक्टर जो हैं, ये मन्नत, शाहरुख खान की, और वो ये सब लोग उसी इलाके में रहते हैं। तो इन लोगों के घर में पहुंचने के लिए जो मेन रास्ता था वो वही रास्ता था जिस रास्ते पे एक सोसाइटी में रामदास नायक रहा करते थे। तो इतनी चहल पहल वाली सड़क पे वो शख्स MLC मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र असेंबली, वो अपने घर से बाहर निकलते और साथ में उनके कार्बाइन वाला पुलिस का पर्सनल बॉडीगार्ड है, और उनका अपना एक प्राइवेट बॉडीगार्ड साथ में, उनका एक ड्राइवर, एक PA,
और काफ़ी लोग उनको मिल रहे हैं, उनसे नमस्कार कर रहे हैं, पाँव हाथ लगा रहे हैं। और वो उनके इतना डिस्टेंस के वो गेट से चल के अपनी खड़ी पार्क की हुई गाड़ी तक जब उनको बैठना होता है, उस समय पे 4 आदमी एक गाड़ी लेके आते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं और AK-47 और दूसरे ऑटोमेटिक वेपन से उनके ऊपर अटैक किया जाता है, जिसमें मेन शूटर जो था वो ये फिरोज़ कोंकणी था। और इसके साथ और 3-4 आदमी थे। हारून था, मोहम्मद हारून था, दूसरे थे, उनका ज़िक्र आने वाले किस्सों में आएगा, क्योंकि अगर आज उनका किस्सा सुनाऊंगा तो उनका जो एक एपिसोड बनेगा उसमें उनका मज़ा नहीं आएगा फिर। तो वो जो हथियार थे इनको सप्लाई किए गए, वो जो गाड़ी सप्लाई की गई थी वो एक उस्मान बाटली वाला था। वो आप देखिए कि उस मर्डर के 15 साल के बाद उस्मान बाटली वाला को पकड़ा गया। वो उसने इनको वो गाड़ी सप्लाई की थी और AK-47 जो इस्तेमाल हुई थी वो उस्मान बाटली वाला ने फिरोज़ कोंकणी को दी थी। और वो उसके बाद वो भागा और 15 साल तक पुलिस के हाथ में नहीं आया। जब पकड़ा गया तो वो अपना नाम बदल के, आइडेंटिटी बदल के मीरा रोड में रह रहा था। बाद में उसको पकड़ा और अभी तक उसके ऊपर वो मुकदमा चल रहा है। तो इतनी बड़ी प्लानिंग हुई थी, हथियार देने वाला और गाड़ी देने वाला और शख्स और काम करने वाले और शख्स, और वहाँ से उनको बाद में शरण देने वाले जिनने उनको वहाँ पे भागने के बाद जो उनको सुरक्षा दी वो और आदमी थे। तो उस जो रामदास नायक का मर्डर 94 में होता है उसमें फिरोज़ कोंकणी का नाम बड़े लेवल पे अंडरवर्ल्ड में उभर के आता है। उसके बाद फिरोज़ कोंकणी अंडरग्राउंड होता है। और पंजाब महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, बहुत बड़ा प्रेशर था कि इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को, जिसकी छवि साफ सुथरी थी और जो लीडर करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये क्यास लगने शुरू हुए कि कहीं रामदास नायक का मर्डर पॉलिटिकल मर्डर तो नहीं था। जिन लोगों को वो एक्सपोज कर रहे थे कहीं उन लोगों ने सुपारी तो नहीं दी थी। तो ये एक बड़े लेवल पे मुंबई महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस और पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी थी। और फिरोज़ कोंकणी को ढूंढना इसलिए ज़रूरी था कि अगर वो नहीं ढूंढा जाता तो और क्या क्या काम करता, ये सबसे बड़ा खतरा था। सब पॉलिटिकल लीडर डरे हुए थे कि पता नहीं कोंकणी कब आएगा और गोली मार देगा। तो इस हालात में राकेश मारिया जो DCP क्राइम थे, उन्होंने वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है कि कैसे उन्होंने पता लगाया कि कोंकणी कहाँ पे है। कोई खबर नहीं आ रही थी तो अचानक मारिया को एक शख्स का फ़ोन आता है कि अगर आप फिरोज़ कोंकणी की जानकारी चाहते हो तो आपको मुझे मिलना पड़ेगा। मैं कौन हूँ मैं आपको नहीं बताऊँगा, कहाँ रहता हूँ नहीं बताऊँगा, मेरी एक गाड़ी आएगी, आप उस गाड़ी में बैठना, आपकी आंखें बंद की जाएंगी और मेरे आदमी आपको मेरे पास लाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कोंकणी कहाँ है, आमने सामने बैठ के, और आपको उसी तरह वापस सलामत छोड़ दिया जाएगा। अब ये बहुत रिस्क की बात थी। एक हाई प्रोफाइल IPS ऑफिसर राकेश मारिया जैसा वो उसने रिस्क लिया। हालांकि सब सीनियर ऑफिसर्स ने मना किया था कि शायद ये ट्रैप हो सकता है, अकेले बुलाया है, बिना हथियार के बुलाया है, उसकी गाड़ी में बुलाया है, लेकिन राकेश मारिया ने रिस्क लिया। बहुत रिस्की काम था, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी हिम्मत की। और राकेश मारिया आंखों पे पट्टी बांध के उनकी गाड़ी में बैठा, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, लेकिन वो फिरोज़ कोंकणी की खबर लेके आया। वो आदमी सही आदमी था कोई, उसका आज तक राकेश मारिया ने खुलासा नहीं किया कि वो शख्स कौन था जिसने फिरोज़ कोंकणी की जो लेटेस्ट लोकेशन थी वो बताई। और वो कहाँ कहाँ से हुआ वो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन फाइनली उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते करते मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम 12-13 ऑफिसर्स की मैंगलोर जाती है और वहाँ पे एक रेसिडेंशियल एरिया में बने हुए 3 स्टार होटल में पार्टिकुलर जो उनको बताया गया था इस रूम नंबर में होगा। पहले खबर आई थी कि वो पिक्चर देखने जाएंगे, तो जो फील्डिंग लगाई गई थी पहले उस सिनेमा हॉल पे लगाई गई, फिर बाद में उस शख्स ने फिर खबर दी
कि किसी कारण से उन्होंने वो थिएटर में जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया है, तो वो रूम में ही आपको मिलेंगे। तो उस रूम में जब गए तो वाकई फिरोज़ कोंकणी और उसके दो साथी, उनको बिना गोली चलाए, ना उनको मौका मिला गोली चलाने का। इतना बढ़िया ऑपरेशन मुंबई पुलिस ने किया, एक भी गोली चलाए बिना उनको पकड़ा और फिरोज़ कोंकणी को पकड़ के बम्बई लाया गया। वहाँ के इसको आर्थर रोड जेल में रखा गया, वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करके थाना जेल भेजा गया। अब देखिए कि अंडरवर्ल्ड के लोग जेल में रह के फैसिलिटीज़ का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं कानून से बचने के लिए। फिरोज़ कोंकणी ने बहाने लगाने शुरू किए कि मेरा सर बहुत दर्द करता है, मुझे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई है और मुझे ट्रीटमेंट के लिए जे हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो जे हॉस्पिटल जो है वो मुंबई का सबसे बड़ा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। जो लोग जेल में सज़ा काट रहे होते हैं या अंडर ट्रायल होते हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की परमिशन नहीं होती। थाना की जेल के बिल्कुल नज़दीक सिविल हॉस्पिटल है, थाना का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन इनका कहना है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इसलिए हमें जे हॉस्पिटल ही लेके जाया जाए, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं और इक्विपमेंट अच्छा है और ट्रीटमेंट अच्छी होगी। तो इनके साथ एक और देख कर के आदमी था जो उसको भी किसी बीमारी के लिए चेकअप करवाना था, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी इन्होंने ले ली। तो कोर्ट की परमिशन के बाद इन दोनों लोगों को थाना जेल का एस्कॉर्ट पार्टी अपनी वैन में बिठा के 6 लोगों की जे हॉस्पिटल लेके आती है 1998 में, रामदास नायक के मर्डर के 4 साल के बाद। तो जे हॉस्पिटल में जब आते हैं तो जो 4 जो लोग होते हैं पुलिस वाले, एक सब इंस्पेक्टर और 3 वो बेग के साथ होते हैं, और जो फिरोज़ कोंकणी के साथ 2 कांस्टेबल जो दोनों आर्म थे, कार्बाइन थी एक के पास, उसकी ड्यूटी फिरोज़ कोंकणी के साथ लगी थी, हथकड़ी लगी हुई थी कोंकणी को, और इसको वहाँ पे वार्ड में बैठाया गया ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर का इंतज़ार हो रहा था। इतनी देर में छोटा शकील के 4 आदमी, जिनमें से वो मोहम्मद हारून भी था जो इसका ख़ास जोड़ीदार रहा है छोटा फिरोज़ कोंकणी का, वो, और मैंने पिछला एपिसोड जो आपको सुनाया था आरिफ कालिया का, आरिफ कालिया और हारून ये दोनों गाड़ी लेके, एक बाइक लेके मोटरसाइकिल, ये जे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं जे हॉस्पिटल में, वार्ड के मोटरसाइकिल वार्ड तक ही ले जाते हैं। जे हॉस्पिटल की बनावट कुछ ऐसी है कि वार्ड के करीब मोटरसाइकिल बाइक पहुंच जाते हैं। तो अंदर जाके उन्होंने पहले प्लानिंग सब की हुई थी, फिरोज़ कोंकणी के साथ पूरी प्लानिंग हो चुकी थी मिलके। तो जैसे ही फिरोज़ कोंकणी देखता है कि मुझे छुड़ाने वाले, बचाने वाले, भगाने वाले आ गए हैं, मोटरसाइकिल देखा, तो उसने अपने बॉडी जो पुलिस के जो गार्ड थे उनको बोला कि मुझे वॉशरूम इस्तेमाल करना है, मुझे टॉयलेट जाना है। तो उन बेवकूफ़ लोगों ने गलती करके इसकी हथकड़ी खोल दी, और जैसे इसकी हथकड़ी खोली तो जो आरिफ कालिया था उसने गोलियां चलानी शुरू की, और उस भगदड़ में एक गोली एक कांस्टेबल को लगी, वो मर भी गया था शायद। तो लेकिन दूसरे कांस्टेबल ने उस मरे हुए कांस्टेबल के हाथ से कार्बाइन लेके जब जवाबी फायरिंग करने की कोशिश की, तब तक फिरोज़ कोंकणी को मोटरसाइकिल पे बैठा के आरिफ कालिया रफू चक्कर हो चुका था। इतना तेज़, इतना स्पीड से वो कारनामा किया गया। और हारून जो था वो दूर, एक और टैक्सी वहाँ पे खड़ी की गई थी दूर, और एक आदमी और भी था, तो उनके साथ वो भी वहाँ से फरार हो गए। पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई, सब हुआ, लेकिन फिरोज़ कोंकणी और आरिफ कालिया कहीं नहीं मिले। उसके बाद वहाँ से रात को कहीं उसी इलाके में छिपने के बाद, डोगरी तो पुराना एरिया था फिरोज़ कोंकणी का, और जो कालिया था वो भी उसी एरिया का था, अगरीपाड़ा का। तो रात को किसी शेल्टर लेने के बाद अर्ली मॉर्निंग ये लोग एक अपना रास्ता हुलिया बदलते बदलते 2-3 दिन के बाद हैदराबाद पहुंच जाते हैं। हैदराबाद में रह के पूरी सेटिंग जे लगाते हैं गाड़ियों की, दुबई फ़ोन किए जाते हैं, और वहाँ से नेपाल जाने का बंदोबस्त किया जाता है।
और आरिफ कालिया पूरा समय फिरोज़ कोंकणी के साथ था। एक डुप्लीकेट पास उसको पासपोर्ट मुहैया कराया गया फिरोज़ कोंकणी को, और आरिफ कालिया उसको हैदराबाद से लेके बिहार जाता है, बिहार से काठमांडू जाता है, और वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद फिरोज़ कोंकणी को दुबई की फ़्लाइट पकड़ा के कराची की फ़्लाइट, पाकिस्तान की, दुबई की नहीं, कराची की फ़्लाइट पकड़वा के वापस बॉम्बे आता है। और वो मैंने कल किस्सा सुनाया, बम्बई वापस आने के बाद उसका आरिफ कालिया का एनकाउंटर कैसे होता है। तो फिरोज़ कोंकणी तो बच गया कराची जाके, लेकिन उसको बचाने वाला आरिफ कालिया पुलिस एनकाउंटर में मारा गया घाटकोपर हॉस्पिटल के पास। वो कल मैंने किस्सा आपको सुनाया। और देखिए अंडरवर्ल्ड के खेल, अंडरवर्ल्ड की बातें, जिन लोगों के लिए वो सारी उम्र, छोटी सी उम्र थी, सारी उम्र भी क्या थी, 24 और 28 साल की उम्र में वो आदमी ने 6-7 साल अंडरवर्ल्ड में काम किया, 20-22 मर्डर किए, बड़े बड़े काम उनके जो अंडरवर्ल्ड की भाषा में कहते हैं। और कराची में जाके उनकी अपनी आकाओं से दुश्मनी हो जाती है। वहाँ से किसी तरह वो अब भागना चाहता है कराची से, कहीं छोटा राजन के साथ मिलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी खबर डी कंपनी को लगी, और कहते हैं कि वहीं पे उसका किसी संदिग्ध हालातों में, बड़ी मिस्टीरियस हालातों में फिरोज़ कोंकणी की कराची में मौत हो जाती है। वो लड़का जो शेख मिस्त्री दरगाह से के इलाके से पैदा हुआ, और कराची में एक दरगाह के पास ही उसकी लाश पाई गई। ये पूरा किस्सा था उस यंगस्टर का जो छोटी सी उम्र में अंडरवर्ल्ड की भाषा में अपना नाम कमा के गया, फिरोज़ कोंकणी। आने वाले दिनों में कुछ और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।